नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जो अंतरिम बजट पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज छठी बार बजट पेश किया और उन्होंने कई महत्वपूर्ण संकेत इस बजट के द्वारा किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है। जाहिर सी बात है, पिछले 10 सालों में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इसका उल्लेख भी वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया। देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार 2047 को सामने रखकर देश का विकास करना चाहती है। समावेशी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गरीब महिला और अन्नदाता पर सरकार का फोकस रहा है। सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसका उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। इस तरह की तमाम विकास उन्मुखी योजनाओं का निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए बताया कि किस प्रकार सरकार ने बीते 10 सालों में अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। साथ ही भविष्य का जो रोड मैप है वो क्या है, उसका संकेत भी अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने दिया। हालांकि ये अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार की अपनी सीमा होती है इस अंतरिम बजट में। आइए सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी ने अपने अंतरिम बजट भाषण में क्या कुछ खास कहा। Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. जाहिर सी बात है, निर्मला सीतारमण जी ने बताया किस प्रकार से नारी शक्ति के लिए सरकार का बीते सालों में फोकस रहा है और आगे किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है। जाहिर तौर पे इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक सकारात्मक संकेत देश की अर्थव्यवस्था में इनकम टैक्स का जो योगदान होना चाहिए वो बड़ा है। इस तरह के संकेत इस अंतरिम बजट से उभर के सामने आए। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के एसोसिएट प्रोफेसर प्रियदर्शी दास जी। प्रियदर्शी दास जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर तौर पे ये सरकार का अंतरिम बजट, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? खासतौर से निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि पिछली कई चुनौतियों का सामना करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति सरकार ने दी है। कैसे देखते हैं आप इसको? अगर आप देखेंगे कोई भी इंटरिम बजट का जो सीमा है, जो आपने पहले से बताया है, उसके दायरे में अगर आप देखेंगे बजट काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। उन्होंने खाली अपना जो 10 साल में जो प्रगति किए हैं देश का, उसका कुछ आंकड़ा प्रेजेंट करने के साथ साथ ये भी देश को कि क्या हम आगे किस तरह का विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल, विकसित राष्ट्र की जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। इसे विस्तार से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक मैं कमेंट एसोचैम के चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंह जी। अजय जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस अंतरिम बजट को लेकर जो अपेक्षा थी, जो क्या संदेश है इस अंतरिम बजट का, आप कैसे देखते हैं सरकार की घोषणाओं को, सरकार की योजनाओं को, सरकार के संकेतों को?
जी, जाहिर तौर पे हम अजय सिंह जी से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय रशीदी, विकसित भारत का बजट, भविष्य के भारत का बजट, नए भारत का बजट क्या? नहीं, आप अगर देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा था कि ये गवर्नमेंट बजट ने खाली एक स्कोर कार्ड प्रेजेंट नहीं किया है, वो आगे का जो विकसित राष्ट्र जो होगा 2047 में जो मिशन है, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है, और हम यूथ को कैसे एम्पावर करें, उनको एंटरटेनमेंट बेस्ड अप्रोच से हटके उनको शिक्षा के माध्यम से, स्किल के माध्यम से कैसे हम उनको एम्पावर करें। और उसमें वो डिजिटलाइजेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किए हैं। जैसे आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कैसे एक नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके जो वित्त मंत्री ने बताया है, वो अपने आप में एक दिशा दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कंट्री को किस तरह तैयारी करना है एक विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए। जो प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको आगे सस्टेन करने के लिए जी जो संस्थाएं होना जरूरी है। उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया कि कितने नए IITs आए हैं, 390 करके विश्वविद्यालय आए हैं। ये शिक्षा है जो, और रिसर्च और डेवलपमेंट है, ये सब देश को हमारा जो प्रगति का जो स्तर रहा है, जो अभी जो मोमेंटम बना है, उसको आगे रख सकते हैं। तो ये एक पहलू है। दूसरा है कि जो लोगों का जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जैसे आपने किसान का सोच लीजिए और वुमेन का सोच लीजिए, यूथ का देख लीजिए, सबका जो गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम लिए हैं पिछले 2 टर्म में, वो सबको आगे बढ़ाने के लिए उनका एलोकेशन भी बढ़ाए हैं और उनको कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाए उसका भी जिक्र वित्त मंत्री ने की है। तो मुझे लग रहा है कि एक कुल मिला के एक पॉलिसी विजन है जो विकसित राष्ट्र को आगे इंडिया को विकसित बनाने में 2047 में एक रोड मैप जैसा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जी, हमारे साथ ब्रिजेश जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, इस बजट को लेकर, अंतरिम बजट है, हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन क्या कुछ कहता है, क्या संकेत देता है ये अंतरिम बजट? महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में
आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अंतरिम बजट पर संबोधित कर रहे थे राष्ट्र को, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अंतरिम बजट है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है, किस तरह से गांव गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण के जरिए जो सरकार ने बीते कुछ सालों में काम किए हैं वो कैसे देश के विकास को आगे गति देंगे। 2047 को ध्यान में रख के सरकार ने कैसे बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा है। देश का बुनियादी ढांचा विकसित हो, मजबूत हो, इस पर सरकार का फोकस है। कैसे सरकार ने समाज के हर वर्ग को ऋण के जरिए या मदद के जरिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सहायता पहुंचाने की, मदद देने की कोशिश की है, और कैसे लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास तेजी के साथ हुआ है। 2 खास मेहमान मेरे साथ और जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रजेश कुमार एसोसिएट प्रोफेसर AJNIFM से हैं। डॉक्टर ब्रजेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अंतरिम बजट है, हालांकि पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने 2047 को ध्यान में रखकर विकसित भारत के निर्माण के लिहाज से कई संकेत दिए हैं, कई घोषणाएं की हैं। हालांकि अगर बीते कुछ सालों की बात मैं करूं तो देश के बुनियादी ढांचे पर सरकार का खासा जोर रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग का आर्थिक रूप से विकास कैसे हो, इस पे फोकस रहा है। आप कैसे देखते हैं अंतरिम बजट को? मेरे नजर में ये अंतरिम बजट एक अडास टेक्नोलॉजी की तरह दिख रहा है जी। जो फर्स्ट स्पेल गवर्नमेंट का था, जिसमें सरकार ने अपने चल रहे आर्थिक नीतियों में
लार्जर परिवर्तन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, और सेकंड गियर जब चेंज किया 14 के बाद 19 में आकर के, उसमें रफ्तार बढ़ाई, जिसके कारण कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि विकास भी ऑब्जर्व किया गया। बावजूद उसके कि विश्व में बहुत सारे देशों में उथल पुथल मचा रहा, कोरोना का भी परिस्थिति देखने को रहा, उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में बड़े अच्छे रफ्तार से बढ़ती रही और बढ़ रही है। जी, सरकार के इस वित्तीय बजट को अगर आप देखें तो इसका एक अर्थशास्त्र में बड़ा सीधा सरल इक्वेशन है कि अगर आपकी आय होगी तो उससे आप खर्च कर सकते हैं, और खर्च करेंगे तो उसमें से कुछ बचत भी करेंगे, बचत करेंगे तो उसको आप निवेश करेंगे। वो निवेश आपके जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में बूस्टर के तौर पे काम करेगा, और वहां से एक आपको लार्जर क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा। अगर वो प्रोडक्शन सरप्लस होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन से, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। लबोलबाद ये है कि आप इस पूरे चेन को एनालाइज करिए। अर्निंग कब होगा? जब आपको एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, जैसे एक मेजर काम है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका 50% से ज्यादा महिलाओं का जो है एग्जिस्टेंस है, और महिलाओं का इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले पैसिव मोड में था, जिसको एक्टिव मोड में करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और आप उसके कारण देखेंगे कि करीबन 28% महिलाएं जो है उद्यमशीलता की ओर जो है की श्रेणी में आ गई हैं। जी, और इसके अलावा महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि आपको इनडायरेक्टली जो स्टार्टअप सेक्टर है, एमएसएमई है, जो औसतन 40% आपको जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो आपको महिलाओं का योगदान वहां आपको ज्यादा दिखेगा। तो आप देखिए, इस सरकार ने अर्निंग को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम किया, स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए भी काम किया। बहुत सारे विश्वविद्यालय स्किल एजुकेशन के भी खोले गए। अब अर्निंग हो गई तो आपको जो है उसमें टैक्स आपका बढ़ा है। आप देखिएगा कि पर्सनल टैक्स जो कलेक्शन है वो करीबन 3 गुना बढ़ा है। अब ये जो रेवेन्यू में वृद्धि हुआ, सरकार ने इस रेवेन्यू को यूटिलाइज करने के लिए वापस इकोनॉमी में इंजेक्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे। अगर आप पुरानी सिविलाइजेशन देखें तो पहले आपको जो है टेम्पल टाउन बनता था, पिलग्रिमेज टाउन बनता था, कमर्शियल टाउन बनता था, ट्रेड टाउन बनता था, और वो एक इकोनॉमिक हब होता था जो जहां से सिविलाइजेशन ग्रो करता था। सरकार ने इस पुरानी संस्कृति को इस कदर जो है मिंगल किया है कि आप टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं थ्रू टेम्पल टाउन के थ्रू पिलग्रिमेज टाउन के थ्रू आप जैसे लक्षद्वीप पे जो है फोकस किया गया है कि बहुत सारे आइलैंड हैं जिसको कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करेंगे, वो इनडायरेक्टली आपको इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्रोडक्शन भी जो है जनरेट होगा, क्योंकि आपको नीड बेस्ड डिमांड को मीट करना होगा। और तीसरी एक चीज सरकार ने एक और जो इस बजट में ध्यान दिया है कि हमें सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं जनरेट करनी है, क्वांटिटी विद द क्वालिटी जनरेट करनी है। अब क्वालिटी कहां से आएगा? क्वालिटी के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है कि आप उस पर खर्च करना चाहते हैं ताकि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, क्वालिटी स्ट्रेंथन होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब जब एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्वालिटी होगा, तो आपका जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, इंटरनेशनल कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो आपका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करेगा। तो मैं इस बजट को अभी फिलहाल जो चूंकि ये जुलाई तक के लिए है, तो मैं इसको एक अडास मोड में जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सरकार ने एक सही मोमेंटम जनरेट करके क्षणिक समय के लिए 1-2 चीजों पे बूस्टर इंजेक्शन डाल करके इसको अडास मोड में ड्रिवन कर दिया। जी ब्रजेश जी, लेकिन एक बहुत बड़ा जो संकेत इस अंतरिम बजट से निकलता है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देने की कोशिश की है, कि पिछले कुछ वर्षों में गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया है। जाहिर तौर पे देश की अर्थव्यवस्था पर गरीबी का जो प्रभाव होता है वो काफी देखने को मिलता है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं?
ये बदलाव बहुत अच्छा बदलाव है। आप देखिए, इनकम अगर बढ़ता है किसी का तो उसकी माली हालत सुदृढ़ होगी तो वो गरीबी रेखा से ऊपर ही जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो डोमेस्टिक अर्निंग है हाउस होल्ड्स का, वो इंक्रीज किया है, जिसके कारण जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसको कहते थे, उससे लोग बाहर आ रहे हैं। और ये बाहर आने की संख्या अगर 25 करोड़ है, तो ये गरीबी रेखा से ऊपर अगर इतनी आबादी आ रही है तो बिना अर्थव्यवस्था के में सुधार के, उसके विकास के, ऐसे नहीं गरीबी दूर हो सकती जी। है। और गरीबी दूर करने के लिए सिर्फ आपको एक रोजगार ही नहीं चाहिए, रोजगार के साथ साथ आपको एक बेसिक जो ह्यूमन नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए जो है आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है फोकस किया है। आप जैसे इस बजट में आप देखेंगे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन को कनेक्ट करने का कोशिश किया है कि मिल्क प्रोडक्शन पे कैसे इसको जो है इंप्रूव किया जा सके। डेयरी में हम लोग लीडिंग एक्सपोर्टर भी हैं, वहां पे इनका फोकस है। दूसरा, रूरल क्रेडिट स्कीम जो है, जिसमें आप जो है लोन जो देते हैं किसानों को, उस पे आपने फोकस किया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको गरीबी रेखा से दूर करने के लिए है, रूरल पॉवर्टी हटाने के लिए है। तो मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप से देखता हूं। बिल्कुल ब्रजेश जी, जाहिर तौर पे गरीबी में बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बुनियादी ढांचे की जब हम बात करते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं, तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने क्या कहा इस अंतरिम बजट को लेकर। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। जी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीएमडी का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। The interim budget for 24-25 has basically stuck to the winning formula that I think the current government has figured out, that is fiscal restraint with welfareism and growth. So there are three large pieces which they have been kind of controlling over the last 10 years, and literally this budget they were talking for the entire 10 years. Largely, entire budget speech was for 10 years, but the three sort of things that came out in my mind, or three words came to my mind, are welfareism, fiscal restraint, and growth. For the growth part, they have been able to increase the capex budget from 10 lakh crore to 11 lakh crore, which is, and of course they have actually been able to spend most of the budget they had outlaid for 23-24, which is a heartening thing. No new taxes coming, and currently in welfareism they are focusing on 4 areas which was apparent, and that is basically women, farmers, young people and poor. जी बिल्कुल प्रियदर्शी जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का जोर पिछले करीब 10 सालों में हमें देखने को मिला है। हर सेक्टर में सरकार ने गति देने की कोशिश की है, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो या हमारे एयर सेक्टर हो, सरकार ने गति देने की कोशिश की है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारा बुनियादी ढांचा है उसके बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आप कैसे देख रहे हैं इस पहलू को, जो पिछले कुछ वर्षों में एक बदलाव हमने देखा है? आपने एक बहुत बड़ा पिलर को आपने टच किया मनोज जी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत का जो ग्रोथ मोमेंटम है उसमें उसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है जी।
अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो देखेंगे, जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं, उसका जो वृद्धि हुआ है 2015 से लेके 2024 के बीच में 5.6 लाख करोड़ से बढ़ के वो 18% 6 लाख करोड़ हुआ है। और उसमें रेलवे का बहुत बड़ा शेयर है। और आज अगर आप देखेंगे जो बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किए हैं कि 3 बड़ा रेलवे कॉरिडोर आ रहा है, उसमें वो इकोनॉमिक सेक्टर को जोड़ रहे हैं, एनर्जी, मिनरल, माइनिंग, सीमेंट, और जहाँ जहाँ पे उनको लग रहा है कि हाई ट्रैफिक डेंसिटी है उसको डीकंजेस्ट करने का जरूरत है। लेकिन पिछले ऐसे कई सारे आंकड़े हैं जो ये बता रहा है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है 7% रेट में अगले 2-3 साल में, तो जो फैक्टर हमको ये ग्रोथ दिया है, जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, अदर सेक्टर्स पे भी हुआ है, उसको हम कैसे उसको कैटलाइज करें, उसको कैसे उसके बेसिस में आगे बढ़े, ऑफ कोर्स और दूसरा चीज़ भी करें। और वो अगर आप देखेंगे जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से, जिसको हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो 2.8% जो जीडीपी से बढ़कर 14 से 4.5% हुआ है। और उसका क्या फ़ायदा मिला है हमको? उससे फ़ायदा ये मिला है कि जो रोड नेटवर्क है वो काफ़ी विस्तार हुआ है, और उसके वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है हटा है। और कई सारे सेक्टर में आप आरबीआई का अगर रिपोर्ट देखेंगे, जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है अभी। उसमें जो लोग मतलब क्रेडिट तो फ्लो हो रहा है होम लोन के जरिए, बट उसमें जो हाउसिंग में जो मंदी थी पहले, जो स्लो डाउन था, वो रिवाइव कर रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी उसी हिसाब से काफ़ी रेजिलेंट रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव किया है। तो मुझे लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस थ्रू कैपेक्स पुश, ये जो नैरेटिव रहा है, उसको हमको ये गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किए हैं, और उसको कैसे बरकरार रखे आगे एलोकेशन में, क्योंकि ये अंतरिम बजट था तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा स्कीम्स अनाउंस नहीं कर पाएंगे। बट जो इंडिकेट किए हैं रेलवे बजट के थ्रू, रेल बजट के थ्रू, जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू, ये जाहिर करता है कि आगे अगर सरकार फुल बजट। महिला सशक्तिकरण की बात भी मैं करूंगा, लेकिन आप देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ निर्मला सीतारमण जी का जो संवाद है वो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। प्रियदर्शी जी, अगर बात मैं महिला सशक्तिकरण की करूं, सशक्तिकरण केवल शब्द नहीं रहा, पिछले कुछ सालों की मैं बात करूं, अगर सामाजिक स्तर पे देखिए, आर्थिक स्तर पे देखिए, एक बड़ा बदलाव निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट के जरिए करने की कोशिश करी है। और वो आंकड़े बताते हैं, वो योजनाएं सरकार की बताती हैं कि सरकार ने किस तरह से महिला सशक्तिकरण पे खासा जोर दिया है। महिलाओं की उद्यमशीलता की बात की जाए, 28% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। ये अपने में एक बड़ा पॉजिटिव अर्थव्यवस्था के लिहाज से संकेत आप कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही बताए हैं, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट, वो इस सरकार का जो 2 टर्म में, जो अभी हाल ही में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी में क्या हुआ है, उसमें कुछ आंकड़े ऐसे आया है, जैसे अभी 3 लाख लखपति वाला बात जो है, स्टेम एजुकेशन देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उसमें जो एनरोलमेंट रेशियो है फीमेल का, वो 43% है, और वो बढ़ता जा रहा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो रहा है, उसमें जो सरकार का अलग अलग स्कीम में जो उनको सपोर्ट दे रहे, ये एक कॉन्शियस, अच्छा सोचा हुआ जो प्रोग्राम है सरकार का, कि वुमेन को हमने कैसे सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें जो महिला हैं, जो नारी शक्ति है, उसको सरकार ने प्राथमिकता में रखा, केंद्र में रखा। और इसका एक परिणाम हमें पिछले कुछ वर्षों में जो अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो एक बड़ा कारण बनकर उभर के सामने आई है। सौरभ चंद्रा जी भी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सौरभ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, खासतौर से एनर्जी का पक्ष जो है, एनर्जी का जो मुद्दा है, ऊर्जा का जो मुद्दा है, सौर ऊर्जा का जो विषय है, वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और सरकार ने इसको लेकर कई योजनाओं की शुरुआत की और इस बार अंतरिम बजट में भी संकेत देखने को मिलता है। आप कैसे देख रहे हैं इस पहलू को? इसको देखिए, जन भागीदारी से जोड़ा गया है जी। रूफटॉप सोलर है, उसमें 1 करोड़ घरों पे लगाया जाएगा, 1 करोड़ हाउस होल्ड से लाभान्वित होंगे और उनको 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। जी। तो इसको तो जनता से जोड़ने के लिए ये किया गया है। दूसरी चीज जो इस अंतरिम बजट में है, वो जो वीजीएफ फंडिंग की जा रही है विंड एनर्जी के लिए, जी। शोर गैस को हार्नेस करने के लिए, कोल गैसिफिकेशन के लिए जो किया गया है, और इसके अलावा जो मैंडेटरी ब्लेंडिंग की जा रही है कंप्रेस्ड बायोगैस की सीएनजी और पीएनजी के साथ, उससे जो आपका एनवायरनमेंट है उसके लिए लाभ हो। जी। तो ये सब तो बहुत सकारात्मक कदम है। जी। सौरभ जी, अगर उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं, क्योंकि काफी बड़ा एक बदलाव सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उज्ज्वला योजना का देखने में आया है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? उज्ज्वला योजना को हम अलग से नहीं देख सकते। जी। ये जो एक सरकार का पूरा एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात थी, जिसमें उन्होंने घर दिया, जल की कनेक्टिविटी दी, बिजली दी, और उसके अलावा उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिए। इस सबको एक मुश्त देखना चाहिए। इसके अलावा जो अकाउंट्स खोले गए और फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, तो ये जो एक चीज है ये कॉम्प्रिहेंसिवली देखनी चाहिए। जी। और एक योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया है, जिसका लाभ सामने आ रहा है। जी। बिल्कुल। शोभा जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रिजेश जी, मैं आपसे एक इस पहलू को समझना चाहूँगा, खासतौर से डिजिटल अगर बात करें हम, जो डिजिटल हमारी करेंसी की तरफ देश तेजी के साथ बढ़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा बदलाव आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र में भी देखने में आया है। टेक्नोलॉजी के जरिए जो बदलाव हुआ है, आम आदमी को जो फायदा हुआ है, बैंकों को आम आदमी के साथ जो जोड़ा गया है, गरीबों के साथ जोड़ा गया है, उसका बदलाव आप कैसे देखते हैं? देखिए, डिजिटल ड्राइव जो है, जिसमें आप यूपीआई पेमेंट देखिए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप नेट बैंकिंग के थ्रू देखिए, इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है और वेलोसिटी दोनों बहुत ज्यादा है इंडिया में। और ये एक तरीके से सेकुलरिज्म इन मनी मार्केट है आपका। जी। और इसका फायदा आपको जो है अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखिए तो आपने बहुत सारे जो लीकेजेस के ऑप्शंस थे, जो करप्शंस को जनरेट करता था, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चेकसम टूल के तौर पे काम किया है। और आपको जैसे आप डायरेक्ट कैश बेनिफिट देते हैं, जो इंटरमीडियरी स्लिपेज था वो आपका खत्म हो गया। इन वन क्लिक बेनिफिशियरी जो है वो सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाता है और तुरंत का तुरंत मिल जाता है। अब जैसे किसानों को हर सीमित अवधि के बाद सरकार एक रकम देती है। पहले यह रकम अगर दिया जाता ट्रेडिशनल मोड में, जिसमें डिजिटल सिस्टम नहीं होता, तो ऊपर से चलते हुए नीचे वाले व्यक्ति को पहुंचने में करीबन 8 महीने, कई बार सालों लग जाते थे। तो आप जस्ट इन टाइम जिसको कहते हैं जिट, ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आने से जिट का जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, चेकिंग ऑफ करप्शंस है और सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं और इमर्ज होकर के सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं
तो ठीक है, स्लैब में कोई बड़ा बदलाव देखने में नहीं आया है, लेकिन अगर देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो जो इनकम टैक्स स्लैब में जो हमें टैक्स कलेक्शन में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसने भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है। ये बदलाव क्या संकेत करता है? क्योंकि जाहिर तौर पे अभी तक इंतजार रहता था इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का, लेकिन इनकम जो टैक्स कलेक्शन है सरकार का, वो लगातार बढ़ता रहा है जी। और जीएसटी का कितना योगदान रहा इसमें? देखिए, जीएसटी का बहुत बढ़िया योगदान रहा है इसमें। मैं पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी सरकार जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ वेलफेयर स्कीम बजट करते हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता था कि रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे जी। क्या आप डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से करेंगे, क्या आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करें, क्या कैसे आप रिसोर्सेज करेंगे। अगर आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू हेल्दी ट्रेंड्स होता है तो आपको उसमें क्रिटिसिज्म कम रहता है कि आप डोमेस्टिक, अभी मैंने आरबीआई का एक रिपोर्ट चेक कर रहा था, उसमें वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि डोमेस्टिक सेविंग इज फाइनेंसिंग आवर डेवलपमेंट। इसका मतलब हमारा देश का जो सेविंग्स है वो अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वी आर नॉट डिपेंडिंग बहुत मात्रा में फॉरेन कैपिटल के ऊपर। हम चाहते हैं कि एफडीआई आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो पूरा उसके ऊपर होता है जी। अगर जो इंडिकेशन बजट से पहले था कि टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी के थ्रू बढ़ा हुआ है, मेरे पास कुछ नंबर है, मैं आपको बता सकता हूँ वो जो कितना प्रतिशत बढ़ा है दिसंबर में। बट जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जो है थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट का अपना धन है जी, जिसमें आप बोरोइंग नहीं कर रहे, वो अपना धन से आप अपना प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और जिस तरह हमने जीडीपी ग्रोथ का सोचा था और जिस तरह हमने प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको अगर हम सस्टेन करना चाहेंगे, उसमें देश के अंदर जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना, देश का अपना रिसोर्सेज को उसमें लगाना वो बहुत ज़रूरी होता है। वो गवर्नमेंट को एक फिस्कल स्पेस जो जिसको बोलते हैं वो स्ट्रेंथन किया है। बाकी जीएसटी ने, जैसे वित्त मंत्री ने खुद बताया कि लगभग 90% से ज़्यादा या 94% ऐसे कुछ बताए हैं जो एग्री कर रहे हैं कि लार्जर एक्सटेंट तक ये अच्छा सिस्टम है जी। जो पहले का जो इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम था उससे जीएसटी का जो रेजिम है काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये एक फिस्कल डिसिप्लिन के मान के चलिए जो देश को जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कोई भी सरकार का होता है कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आप देश का बोरोइंग्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आ रहा है, एक तरीके से कैपेक्स बढ़ रहा है, दूसरे तरीके से फिस्कल डिसिप्लिन हो रहा है। दोनों एक ग्रोथ जो अलाइंड हो रहा है, एक अच्छा इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेट करता है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, जाहिर तौर पे टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, जीएसटी में अगर कलेक्शन अच्छा आता है तो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं उससे बूस्ट मिलता है, मजबूती मिलती है, क्योंकि सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं इसी पैसे से चलाती है, चाहे वो गांव गरीब किसान की बात हो, गरीब की बात हो, महिला सशक्तिकरण की हो। जब इनकम टैक्स का पैसा आता है, जीएसटी के जरिए पैसा आता है, तो सरकार उस पैसे का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, आम आदमी के लिए करती है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अंतरिम बजट को लेकर क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को
मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बताया कि कैसे जो अंतरिम बजट है वो देश के विकास को 2047 का जो लक्ष्य है सरकार का विकसित भारत का, वो किस तरह बनेगा और सरकार किस तरह गांव, गरीब, किसान के लिए अपनी योजनाओं के जरिए मदद कर रही है। आइए सुनते हैं जो CII के पास्ट प्रेसिडेंट हैं सुनील कांत मुंजाल जी, उन्होंने क्या कहा और वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा उद्योग जगत का भी है और स्टार्टअप का भी है, क्योंकि एक बड़ा बदलाव स्टार्टअप के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। जी सुनील जी। ये जो बजट अनाउंसमेंट आज की वित्त मंत्री ने, पहले ये उनकी शॉर्टेस्ट स्पीच थी जी, शायद क्योंकि इंटरिम बजट था इसलिए, चाहे वोट ऑन अकाउंट था इसलिए, लेकिन ये इलेक्शन ईयर बजट जैसा नहीं था, ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं था। उन्होंने फिर भी फोकस किया ग्रोथ के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, और जो हमारी कैटेगरीज हैं जो इस समय इकोनॉमिकली सफर कर रही हैं जी, जो गरीब है, जो फार्मर है, विमेन है और यूथ है, इन चारों के ऊपर अपने जो ओवरऑल बजट बिल्ड किया है, इसका बहुत फायदा होगा सारे देश को और चलते हुए पूरी अगली पीढ़ी को भी। उन्होंने जो रिसर्च का फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस, मैन्युफैक्चरिंग का फोकस केवल पब्लिक सेक्टर में अंदर ना रख करके प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने उतना ही एनकरेज किया है, खासकर स्टार्टअप्स को, उनको इनोवेट करने के लिए, उनको रिसर्च करने के लिए और नए एरिया में फोकस करने के लिए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप टेक है, स्पेस टेक है। तो ओवरऑल ये बजट बहुत बढ़िया है। 11 लाख करोड़ का खर्चा करते हुए भी उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट भी और फिस्कल डेफिसिट भी जितना अनाउंस किया था उससे कम रखा है। सो क्लियरली क्रेडिटेबल। तो ओवरऑल ये बजट ग्रोथ जो चल रही है इस समय देश के अंदर, उसको कंटिन्यू रखेगा और उसको फर्दर एनकरेज करेगा। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और प्रियदर्शी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बात सुशासन की, गवर्नेंस की होती है। आप गवर्नेंस का जो पहलू है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी सेक्टर, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था को जो गति मिलती है वो उसी से मिलती है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा आप इसको बोल सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन है कि सरकार ने पहली बार एक स्पष्ट भाषा में उसको बोले हैं कि सोशल जस्टिस जो है वो हमारा गवर्नेंस मॉडल है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का हम फोकस करते आ रहे हैं पिछले 10 साल से, उसका पीछे ये है कि सोशल इंक्लूजन तो हो रहा है, बट वो ज्योग्राफिकल इंक्लूजन भी है। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट है, और सारे सेक्टर को, सारे डिफरेंट रीजियंस को कैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए वो जोड़ के रखे। तो कुल मिला के एक अच्छा सोच है जो गवर्नेंस का डिलीवरी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करता है। और आप ये आंकड़ा देख लीजिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो 30 लाख करोड़ जो बेनिफिट मिला है, उसमें 2.7 लाख करोड़ सेविंग हुआ है। जैसे और बाकी लोग भी बोल रहे थे कि एक तो है कि फास्टर डिलीवरी हो जाता है, उनको पता चलता है कि हमको सरकार ने ये बेनिफिट दिए हैं, वो मैसेज के थ्रू पहुंचाता है। दूसरा है जो गवर्नमेंट मशीनरी ने जो 2.7 लाख करोड़ सेव किया है, उसको और कोई गरीब कल्याण योजना में वो लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जो गवर्नेंस मॉडल जो इम्प्रूव हुआ है और उसको अच्छा खासा समराइज किए हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक बात है। और आगे का जो विकसित भारत है, हम लोग जो लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, चाहे पुअर हो, वुमेन हो, यूथ हो, ये अगर इस प्रोसेस में जुड़ जाए। आपको मैं और एक पॉइंट जोड़ूंगा इसके साथ। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत ने खाली अपना डेवलपमेंट एजेंडा नहीं बनाया है, वो पूरे विश्व को दिखा दिए है कि हम उसमें क्या क्या फ़ायदा लोगों को मिलता है और उसको हम कैसे स्केल अप करके दूसरे कंट्रीज में भी रेप्लिकेट कर सके।
उसका भी बहुत बड़ा एक कैंपेन जैसा चला और उसको पूरी विश्व ने G20 मेंबर्स तो किए हैं, बट जो 125 कंट्रीज जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में जुड़े थे इंडिया के साथ, वो सारे जगह पे वो रिकॉग्नाइज किया गया है कि इंडिया का जो ये आधार बेस्ड जनधन योजना बेस्ड जो स्कीम्स है, जाम ट्रिनिटी है, वो गवर्नेंस को बहुत बड़ा बिल्कुल प्रियदर्शी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पे जो गवर्नेंस की बात जब होती है, सुशासन की जब बात होती है, तो उसमें किस प्रकार से सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी जिस प्रकार से व्यवस्था दी है, उसमें चाहे बात किसान सम्मान निधि की जाए या महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की जाए या मुद्रा लोन की जाए, कैसे लोगों को सीधे पैसा बेनिफिट मिला है, ये सरकार की योजनाएं गवाही देती हैं। और वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट के जरिए इसकी ओर संकेत भी किया, आंकड़ों के जरिए इसको बताया भी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने ट्वीट के जरिए क्या कहा बजट को लेकर, वो देखिए आप। 2023 reflects a high confidence level. तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए संसद टीवी के साथ, और संसद टीवी आपको बजट की, अंतरिम बजट की हर पहलू से अवगत करा रहा है। फिलहाल समय ब्रेक का है। Interim budget.